हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर है। और इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो हमने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या इसके प्रिविलेजेस हैं, सारी ही चीजें इन डिटेल देखेंगे। पहले शुरू करने से पहले मैं आपको सब एक चीज बता दूं कि हमने इस पर्टिकुलर एक्ट पर बहुत सारे वेरियस पार्ट्स और वीडियोस, सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके लिए एक खास प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको सीक्वेंस में देखें जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। श्योर अबाउट दिस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ सबसे पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझने से पहले सिर्फ होल्डर का मतलब समझते हैं। होल्डर का मतलब यह है एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम। फोकस कीजिए, इन हिज ओन नेम मतलब उसी के नाम पर इंस्ट्रूमेंट है और उसी के पास उसका पोजेशन है। इसीलिए मैंने रेड में अलग से सिंपल वर्ड्स में समझाया है। दैट इज ही मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट आइदर एज अ पेई अगर फर्स्ट टाइम है तो, और एज एन एंडोर्सी मतलब एंडोर्स होकर आया है, और हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर है और फिर उस कहीं पर उसका नाम जो है उसने मेंशन कर पैसे लेने का सोचा है। क्लियर है? फिर से एक बार, एक तो वो पेई है या एंडोर्सी है या तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है जहां पर फिर उसने अपना नाम लिखा है, और ही नोज ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब एक बेसिक होल्डर बनने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। हमारा नाम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम उस इंस्ट्रूमेंट में लिखी अमाउंट को सामने वाले से वसूल सके, सामने वाले से रिकवर कर सके। इज दिस क्लियर? तो फिर अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है? अगर आपको होल्डर नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल चाहिए तो आपको इस चार कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये चार कंडीशन क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला, ही मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर वो बेरर है तो, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एक तो पेई की तरह या एंडोर्सी की तरह उसका नाम रहना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अगर बेरर है तो कॉमन सेंस है, नाम नहीं होगा, तो वो उसके पोजीशन में होना चाहिए, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एक तो वो पेई की तरह होल्ड कर रहा है या तो फिर एंडोर्सी की तरह होल्ड कर रहा है। ये तो एक होगी सिंपल और पहली कंडीशन जो हमने पीछे भी देखी है होल्डर की डेफिनेशन में। दूसरा कंडीशन यहां पे है, ही इज होल्डर फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि यहां पर सच्ची में उसको सामने वाले से पैसे लेने थे और इसीलिए सामने वाले ने उसको ये इंस्ट्रूमेंट दिया है। होल्डर फॉर कंसिडरेशन का मतलब हमें सामने वाले से पैसे लेने थे। इसका मतलब ये कि अगर समझ लीजिए कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है, कोई मुझे 5000 रुपीज का चेक दे रहा है, इट इज अ गिफ्ट, मुझे उससे कोई पैसे नहीं लेने थे, वो मुझे वॉलेंट्री गिफ्ट दे रहा है, तो फिर इसमें हम कहेंगे कि कंडीशन बी इज नॉट सेटिस्फाइड, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। होल्डर फॉर कंसिडरेशन कब कहा जाता है? जब आपको सच्ची में सामने वाले से पैसे लेने थे, सामने वाला इज ड्यू टू यू, वो लाइबल है, उसकी कोई लाइबिलिटी है और इसीलिए वो आपको दे रहा है। तो सेकंड क्या हो गया? इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। थर्ड, आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट, आपकी पोजीशन में ये इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिखी मेच्योरिटी से पहले आना चाहिए। अगर मेच्योरिटी डेट आ गई और उसके बाद एंडोर्स होकर आपके पास आया है तो आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर इतना क्यों मरना है, वाई वी नीड अ टाइटल ऑफ एचडीसी, वाई नॉट ए होल्डर? इसी की वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं तो गाइज आपके बहुत सारे
प्रिविलेजेस हैं, आपके बहुत सारे राइट्स हैं, अधिकार है, और इसीलिए इट इज फॉर योर बेटरमेंट कि आप होल्डर नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स बने। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या समझना है हमें कि जो भी मेच्योरिटी लिखी होगी उस मेच्योरिटी से पहले वो बिल हमारे पोजीशन में आना चाहिए। और फोर्थ और आखिरी कंडीशन जो यहां पर है वो है ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास शुड रीच इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस का मतलब है आपको नहीं मालूम कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट चोरी का है या किसी ने फ्रॉड कर कर आपको दिया है। आपको तो ऐसा लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसने हमें दिया है वो उसी का है, आपने उसको गुड फेथ में लिया है, आपने आपके तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है। तो गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, इवन इफ किसी ने कहीं इंस्ट्रूमेंट चोरी किया हो, किसी के ऊपर फ्रॉड किया हो और हमें दिया हो, आप समझ रहे हैं, और हमें दिया हो और हमें ये नहीं मालूम था, हमने तो गुड फेथ में लिया है, तो भी हमें वैलिड टाइटल, गुड टाइटल मिलेगा, बिकॉज हम हैं एचडीसी और फिर जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है हम उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। ये एक खासियत है होल्डर इन ड्यू कोर्स की कि अगर कोई चोरी का इंस्ट्रूमेंट भी हमारे हाथ में आता है और हमें उसके बारे में नहीं पता, तो भले ही जो ट्रांसफरर है जिसके पास वैलिड टाइटल नहीं है, बट हमें उस इंस्ट्रूमेंट पर वैलिड टाइटल मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी 4 पॉइंट्स है जो आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाता है। वो चारों पॉइंट्स क्या हैं झटपट बता देंगे। अगर बेरर है तो आपके पोजीशन में है, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आपका नाम उसमें पेई या एंडोर्सी की तरह है। सेकेंड, इट इज फॉर कंसिडरेशन। थर्ड, यू रिसीव्ड इट बिफोर मेच्योरिटी। एंड फोर्थ, आपने उसको गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस लिख रखा है। श्योर अबाउट दिस? तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स की अब डेफिनेशन समझते हैं। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा ये वाला डायग्राम समझ लेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे एक्स ने चेक चोरी किया तो हम बोलेंगे होल्डर, बट ना वो होल्डर फॉर वैल्यू है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सेकेंड में अगर हम देखते हैं एक व्यक्ति ने चेक लिया फॉर कंसिडरेशन बट वो आफ्टर मेच्योरिटी है, तो ऐसे केस में वो होल्डर है, वो होल्डर फॉर वैल्यू बोलेंगे, लेकिन स्टिल ही इज नॉट एन एचडीसी। लेकिन अगर उसने चेक लिया है, फॉर कंसिडरेशन लिया है, बिफोर मेच्योरिटी लिया है, तो हम उसे होल्डर भी कहेंगे, होल्डर फॉर वैल्यू भी कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कहेंगे। तो ये वाला जो डब्बा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो चाहूंगा कि आप अपने बुक में इसको नोट्स की तरह बना लें। ये आपको एकदम क्लियर करता है कि होल्डर क्या है, होल्डर फॉर वैल्यू क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। अब अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात करें, हालांकि आपने मेरा अगर सारे वीडियोस देखे हैं तो एक चेक पर वीडियो था जिसमें हमने ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है वो कवर करा था। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है एज पर अपेरेंट टेन्योर, जैसा दिखता है ऑन द फेस वैसा, इन गुड फेथ किया है, विदाउट नेग्लिजेंस किया है, और जिसके पोजीशन में था उसको किया है, और इन मनी टर्म्स में ही किया है। अगर सामने वाला पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है और वो अगर गलती से किसी गलत इंसान को भी पे कर दे, तो रूल कहता है ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज बिकॉज उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया था। तो जब भी आप पेमेंट करें याद रखें कि इट शुड बी इन ड्यू कोर्स, जिससे अगर फ्यूचर में कोई प्रूव कर दे कि आपने गलत व्यक्ति को पेमेंट कर दिया है तो भी आपकी लायबिलिटी जो है वो फिर से अराइज नहीं होगी, आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू, जैसे मैंने कहा, मेक श्योर करें कि it is as per the apparent tenure in good faith without negligence made only to that person जिसके पास पोजीशन है and in money terms only. श्योर अबाउट दिस? तो अगर एक सिंपल सा बाइफर्केशन कर लें कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है, तो होल्डर विदाउट कंसिडरेशन भी माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन जरूरी है। होल्डर आफ्टर द मेच्योरिटी भी मिल जाए तो चलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए बिफोर मेच्योरिटी चाहिए। होल्डर के लिए गुड फेथ जरूरी नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए गुड फेथ जरूरी है। होल्डर के जो प्रिविलेजेस हैं वो इतने सारे नहीं है, दे आर लिमिटेड, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं और वो सारे प्रिविलेजेस को हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? ये डब्बा आपने देख लिया है। अब हम लोग जो है एक एक प्रिविलेज को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। पहला प्रिविलेज जो हम यहां पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, वो है बेटर टाइटल। अब ये बेटर टाइटल का मतलब क्या है मैंने अभी ही आपको पीछे बताया था, बिल्कुल। अब एक एक एग्जाम्पल के साथ देखिए। अगर ए यहां पर ड्रॉवर है,
बी इज द ड्रॉई और सी इज द पे या हम कहेंगे होल्डर। यस और नो। अब सी के पास ये इंस्ट्रूमेंट था जो कि मैच्योरिटी पर वो बी को जाकर बताने वाला था। सी से डी ने चोरी कर कर ये इंस्ट्रूमेंट ले लिया है। कैसे कर कर? चोरी कर कर। मतलब सी को पता नहीं है कि डी ने झूठ तरीके से वो चोरी कर कर या फ्रॉड कर कर वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास लिया है। और फिर डी ने क्या किया? डी ने, ध्यान से देखिए, डी ने उस इंस्ट्रूमेंट को ई के पास दिया। अब ई ने ये फॉर कंसिडरेशन लिया था, बिफोर मैच्योरिटी लिया था और गुड फेथ में लिया था। गुड फेथ का मतलब है ई को नहीं मालूम है कि डी के पास जो ये इंस्ट्रूमेंट आया है ये चोरी का है या फ्रॉड का है। तो ई क्या बन गया? ई बन गया HDC। अब आपको अगर याद होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने देखा था नेमो दैट क्यों हैबिट, जिसमें क्लियर बोला गया था कि जिसके खुद के पास टाइटल नहीं है वो किसी और को क्या टाइटल देगा। यस और नो। अभी डी ने ही चोरी करी है, फ्रॉड करी है, मतलब उसके खुद के पास वैलिड टाइटल नहीं है तो वो ई को क्या देगा। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि HDC का वन ऑफ द प्रिविलेजेस है कि भले ही ई को डी से मिला है और डी के खुद के पास टाइटल नहीं है, लेकिन अगर ई एक HDC है तो गाइज ई को बेटर टाइटल मिलेगा। फ्यूचर में ई चाहे तो वो सारे प्रायर पार्टी से पैसे रिकवर कर सकता है बिकॉज वो एक HDC है। फिर भले ही ट्रांसफरर जो कि यहां पर डी है उसके खुद के पास टाइटल नहीं था, वैलिड टाइटल नहीं था, लेकिन ई को बेटर टाइटल मिल जाएगा बिकॉज ई एक HDC है। और आपको मालूम है HDC का मतलब है गुड फेथ में, बिफोर मैच्योरिटी और कंसिडरेशन के लिए लेना। क्लियर है? सेकंड, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक मेरे वीडियो में दे रखी है, वो मेरे को जहां तक याद है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने सारी ही चीजें अच्छी तरह से कवर करी थी। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं यहां पर फिर से एक बार करने के लिए तैयार हूं। सो लेट अस से ए ने, ओके नॉट ए, मैं वही एग्जांपल को दोहराऊंगा जो आपने शायद मेरे वीडियो में एक बार देखा हो। तो ये मैं हूं और मेरा एक स्टाफ है राहुल, और उसको अचानक पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसकी सैलरी 3 दिन में वैसे भी देने वाला था, बट उसने कहा सर क्या आप मुझे 3 दिन पहले सैलरी देंगे? तो मैंने कहा ओके। तो मैंने उसको चेक दे दिया, लेकिन गाइज मैंने चेक पर अमाउंट नहीं लिखा, मैंने ब्लैंक रखा, नीचे साइन किया एंड आई एम डन। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल कि राहुल की सैलरी 10,000 रुपीज है, तो ऑब्वियसली उसने 10,000 ही लिखना चाहिए, लेकिन राहुल ने क्या किया? राहुल ने उधर लिख दिया 15,000। कोई बता सकता है क्या मैं लाइबल हूं 15,000 के लिए? द करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज राहुल इज नॉट एन HDC। राहुल ने फ्रॉड किया है, राहुल ने गुड फेथ में नहीं किया, एंड देयरफॉर जबकि वो HDC नहीं है वो मुझसे उतना ही पैसा ले सकता है जितना मेरा देने का इरादा है, जितना मुझे देना था वो मुझसे उससे ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट ला लूं और उस ट्विस्ट को आप समझ गएंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं राहुल ने मुझसे चेक मांगा और मैंने वो चेक जो है ब्लैंक चेक है, यस वो ब्लैंक चेक मैंने दे दिया, नीचे साइन कर दिया। अब मुझे राहुल को 10,000 रुपीज देना था, लेकिन राहुल को किसी को लैंडलॉर्ड को उसका अपना रेंट चुकाना था, 15,000 देना था, उस लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपीज देना था। तो राहुल ने क्या किया? इस चेक पर 15,000 लिख दिया और लैंडलॉर्ड को दे दिया। अब लैंडलॉर्ड के पास मेरा चेक है जिस पर 15,000 लिखा है। अब आप बताइए क्या लैंडलॉर्ड मुझसे पैसे वसूल सकता है? द करेक्ट आंसर इज यस, बिकॉज लैंडलॉर्ड ने वो चेक गुड फेथ में लिया है, यस, और फॉर कंसिडरेशन लिया है, बिफोर मैच्योरिटी लिया है। तो लैंडलॉर्ड को मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। लैंडलॉर्ड क्योंकि अब एक HDC है तो इनको इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट पर भी अगर कोई इन एक्सेस अमाउंट लिखता है तो आई एम लाइबल, मुझे जो है वो HDC को पैसे देने पड़ेंगे। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? लाइबिलिटी टू प्रायर पार्टी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी टू प्रायर पार्टी का यहां पर अर्थ ऐसा है कि अगर A एक ड्रॉवर है और B एक ड्रॉई है और C एक होल्डर है और C ने D को दिया, D ने E को दिया, E ने F को दिया, और अब अगर F HDC हो तो रूल कहता है F जो है मैच्योरिटी पर B के पास जाएगा, और B ने अगर बोल दिया हुड़ दबंग और उसने डिसऑनर कर दिया तो गाइज रूल ये कहता है F being an HDC,
एफ जो है वो ई से भी पैसा ले सकता है, डी से भी पैसा ले सकता है, सी से भी पैसा ले सकता है, बी से भी पैसा ले सकता है, ए से भी पैसा ले सकता है। इसका मतलब सिंपल है कि एचडीसी प्रायर जितनी भी पार्टीज है सबसे पैसा ले सकता है। जो एफ है जो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और अगर मेच्योरिटी पर उसको पैसा ना मिले तो वो हर एक प्रायर पार्टी को लाइबल करवा सकता है। क्या यहां तक ये क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस, ये पॉइंट क्लियर है। अब फिक्टिशियस बिल हमने अभी एक वीडियो में किया था, और फिक्टिशियस बिल का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में ड्रॉवर ने किसी फिक्टिशियस नाम पर बिल ड्रॉ किया हो, यस, तो अगर एचडीसी मेच्योरिटी पर ड्रॉई के पास जाता है और ड्रॉई ये कहता है कि आई एम नॉट लाइबल, और जब एचडीसी ने बोला क्यों, तो उसने कहा कि इट इज फिक्टिशियस पर्सन, ड्रॉवर जो है उसने फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर किया है। एचडीसी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, इवन इफ इट इज अ फिक्टिशियस, I being an HDC, I can recover money from you. So ड्रॉई लेटर फिक्टिशियस है, उसके ये बोलकर जो है उससे बच नहीं सकता। क्लियर? द नेक्स्ट इज नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। अब आपको मालूम है कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता था, हमने देखा है कि कंडीशनल एंडोर्समेंट होती थी जहां पर कोई कंडीशन लगाई जाती थी या कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही उसे कहते थे। लेकिन यहां पर रूल एक क्लियर कहता है कि अगर भूल चूक से एंडोर्स होकर किसी एचडीसी के हाथ में आ गया तो फिर आपकी कोई भी कंडीशनल डिलीवरी होगी वो इस पर लागू नहीं होगी। द एचडीसी इज नॉट लाइबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस दैट यू हैव अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखिए, अगर एचडीसी के हाथ में आ गया तो दैट एचडीसी कैन रिकवर द मनी, एंड मेक श्योर करें, याद रखें कि इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एचडीसी विल रिकवर द मनी। उसके ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट में लगी कोई भी कंडीशन जो है वो इन इफेक्ट नहीं लेगी, उसके राइट्स को धक्का नहीं देगी। क्लियर है? सिक्स्थ इज इंस्ट्रूमेंट इज पर्ज्ड और क्लियर्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। अब इसको समझाना पड़ेगा, बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिए फिर से। ए जो है वो ड्रॉवर है, बी जो है वो ड्रॉई है, और सी जो है वो पेई बोलो या होल्डर बोलो। ठीक है? अभी सी ने डी को एंडोर्स किया, और हुआ ये कि ई ने क्या किया, कोई फ्रॉड किया हो या थेफ्ट किया हो और डी से वो इंस्ट्रूमेंट ले लिया। ठीक है? अब ई ने एफ को एंडोर्स किया, और एफ एक एचडीसी है। अब हमने ये पहले ही क्लियर बोल दिया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है कि एचडीसी का एक ये प्रिविलेज है कि इवन इफ द ट्रांसफरर के पास बेटर टाइटल ना हो, एचडीसी को बेटर टाइटल मिल जाएगा, बिकॉज उसने फॉर वैल्यू लिया है, फॉर कंसिडरेशन मतलब लिया है, गुड फेथ लिया है, विदाउट नेग्लिजेंस लिया है, बिफोर मैच्योरिटी लिया है। तो जैसे ही वो एचडीसी के हाथ में आता है उसे एक बेटर टाइटल मिल जाएगा। रूल कहता है अब एफ ने अगर आगे जी को दिया और जी ने आगे एच को दिया, तो रूल ये कहता है कि एक बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इम्प्योर हो चुका था, जिस पर फ्रॉड के इल्जाम थे, थेफ्ट के इल्जाम थे, लेकिन एक बार अगर वो एचडीसी के हाथ में आ गया, उसके बाद वो जिसके भी हाथ में आएगा वो सारे लोगों को वैलिड टाइटल मिलेगा। इसका मतलब यह है कि एक बार एचडीसी के हाथ से इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होकर आगे गया तो हर एक सब्सिक्वेंट पार्टी को वैलिड टाइटल मिलेगा। इसीलिए उसे कहते हैं वंस द इंस्ट्रूमेंट पासेस थ्रू द हैंड्स ऑफ एचडीसी इट इज पर्ज्ड फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। पर्ज फ्रॉम मतलब जैसे बोलते हैं ना, गंगा में गए तो अपने सब पाप धुल जाएंगे, ठीक उसी तरह से एक बार अगर एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ से आगे एंडोर्स होना शुरू हो गया तो उसके बाद सारे ही सब्सिक्वेंट पार्टीज को जो है वो वैलिड टाइटल मिलेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? मैं आपको इसमें एक ट्विस्ट लाना चाहता हूं, बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं। यहां पर ए एक ड्रॉवर है, बी ड्रॉई है, और सी एक पेई है या होल्डर, जो भी आप कहें। सी ने डी को एंडोर्स किया, यस और नो? सी ने डी को एंडोर्स किया, डी ने ई को एंडोर्स किया,
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्चुअली ई और एफ ये दोनों ने मिलकर कोई थेफ्ट या फ्रॉड किया है और वो डी से ले लिया, ठीक है। लेकिन पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ ई दिख रहा है, एफ जो है थोड़ा साइलेंट है, एफ जो है वो छुपा हुआ है। ई ने आगे जी को दिया और जी आप समझ लीजिए एचडीसी है, मतलब उसने गुड फेथ में लिया है। जी को मालूम नहीं है कि ई ने चोरी करी है, ई ने फ्रॉड किया है डी पर और इंस्ट्रूमेंट लिया है। अब अचानक से ये जो एफ है ये प्रकट होता है और किसी तरह जो है जी उसको इंस्ट्रूमेंट देता है, जी जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंट देता है। अब मेच्योरिटी पर एफ जाकर ड्रॉय के पास जाता है और उसके पहले अब तब पता चलता है कि अरे एफ ने तो फ्रॉड किया था, एफ ने तो डी के साथ फ्रॉड कर ये लिया है। तो एफ कहता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर मुझे ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अगर एक एचडीसी के हाथ से मिल जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट इज प्योर फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। एंड नाउ दैट मुझे जी ने दिया है विच इज एन एचडीसी, इस बिल में इस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है और मुझे अब वैलिड टाइटल मिलेगा, बिकॉज ऑल सब्सिक्वेंट पार्टीज आफ्टर एचडीसी विल गेट अ वैलिड टाइटल। उसने ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा था और उसने ऐसा ही दिमाग लगाया। अब मैं आपको रूल कहता हूं, रूल यहां पर बहुत क्लियर है। रूल कहता है ओनली दो सब्सिक्वेंट पार्टीज हु रिसीव a negotiable instrument from the hands of HDC will get a valid title, जो पहले से किसी फ्रॉड में शामिल नहीं थे या उन्हें ये ऐसे किसी फ्रॉड के बारे में मालूम नहीं था। अगर आप देखेंगे even though F received the particular negotiable instrument from the hands of HDC, F himself was a party to a contract, and therefore even if the concerned person receives the negotiable instrument from HDC, F will not receive a valid title because वो भी खुद फ्रॉड में शामिल था। क्लियर है, समझ में आया, पक्का? ये आपको सारे जो प्रिविलेजेस हैं एचडीसी के, क्या ये समझ में आ रहे हैं एवरीबडी? अब उसी के आगे एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी या एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पे टू एंडोर्स। तो इसका मतलब ये है, अब आपको एस्टोपल तो पता ही है कि यू आर नॉट द कंसर्न पर्सन बट यू ट्राई टू पोर्ट्रे टू द वर्ल्ड कि आप ही है वो जिसके पास सारे राइट्स हैं, आप ही वो है जो सही में एंडोर्स कर सकता है, आप ही वो है जो आप किसी के एजेंट है और उसके बिहाफ पे आपके पास सारे पावर्स हैं। तो रूल कहता है इफ यू ट्राई टू गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन, yes, and try to endorse, try to draw the bill, try to sign or forward it, तो और अगर वो बिल कहीं पर एचडीसी के हाथ में आ गया तो रूल कहता है उसके बाद सारे ही पार्टीज विल बी लाइबल। अपने को मालूम है ऑल प्रायर पार्टीज विल बी लाइबल। फ्यूचर में अगर आपने बाद में कभी बोला कि नो आई एम नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट वाज जस्ट एन एस्टोबल, आई वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एन इमेज, एंड यू डिनाई योर कैपेसिटी, yes, you deny the validity of the instrument or you deny the capacity and you try to show कि मैं सिर्फ ऐसी एक इंप्रेशन दे रहा था but actually I am not liable, तो रूल कहता है that will not be correct. HDC has all the rights to even recover money from you. Sure about this everybody? और ये तो मैंने 9th में आपको पहले ही क्लियर बता दिया था कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है which is obtained by unlawful means और unlawful consideration तो भी HDC को वैलिड टाइटल मिलेगा, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं गिरता। द एचडीसी विल अक्वायर अ टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। सो वो अनलॉफुल मीन्स हो या अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं गिरता। ये क्लियरली सेक्शन 58 में मेंशन है। तो ये सारे प्रिविलेजेस हमने देखे। मैं सारे प्रिविलेजेस को खत्म होने के बाद एक आखिरी चीज एक लिखन बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। रूल कहता है ए ड्रॉवर है, बी जो है वो ड्रॉई है, सी जो है वो होल्डर है। अभी सी ने डी को दिया, डी ने ई को नहीं दिया, ई ने क्या किया है, फॉर्जरी करी है, एज इफ डी ने उसको एंडोर्स किया है और बिल अपने पास ले लिया, और फिर ई ने एफ को दिया जहां पर एफ एचडीसी है। अब रूल कहता है कि क्या एफ को वैलिड टाइटल मिलेगा,
और जब मैं कह रहा हूं कि FHDC, इसका मतलब उसको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है, उसने तो गुड फेथ में लिया है, विदाउट नेग्लिजेंस, फॉर कंसिडरेशन एंड बिफोर मैच्योरिटी। आप शॉक हो जाएंगे जानकर, द रूल इज नो, मिस्टर एफ will not get valid title. Yes, Mr. F will not get a valid title. आप बोलेंगे सर क्यों, बट वो HDC है। इतना याद रखिए गाइस, फॉर्जरी ही एक ऐसा केस है जिसमें इवन HDC विल नॉट गेट अ वैलिड टाइटल। एंड यू नो फॉर्जरी का मतलब है किसी की गलत सिग्नेचर कर आगे फॉरवर्ड करना। एक ही पॉइंट याद रखना है, हर वो प्रिविलेज एंजॉय करेगा HDC, हर वो चीज पर HDC सबसे क्लेम कर सकता है, प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है, फिर वो फिक्टिशियस बिल क्यों ना हो, एस्टोपल क्यों ना हो, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, सामने वाले की कैपेसिटी हो ना हो, हर वो प्रायर पार्टीज विल बी लायबल टू HDC। बस ये एक ही सिंगल केस है फॉर्जरी। अगर फॉर्जरी है ऐसा प्रूव हो जाए तो HDC को भी वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। सिर्फ मुझे आपको ये चीज बतानी थी कि ये प्रिविलेज नहीं है HDC का, ये एक डिफेक्ट है, ये एक इशू है, ये के फॉर्जरी की केस में इवन HDC कैन नॉट गेट अ वैलिड टाइटल। श्योर अबाउट दिस। तो ये वीडियो में इतना ही। आई होप आपको होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर इन ड्यू कोर्स और उसके सारे प्रिविलेजेस समझ में आए। श्योर अबाउट दिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टेल देम दैट ऑल द वीडियोज covering all important aspects, everything of Negotiable Instrument Act is available on YouTube. Study nicely, study properly. Best of luck for your exams. Thank you.